चलिए ठीक है दीदी जी। जी, जी। बस मैं बस एक रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ फिर। जी, जी, जी। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ फिर शुरू कर देता हूँ। आवाज़ आ रही दीदी जी? सर्वप्रथम रायपुर जिला महिला समिति को मैं हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज ऑनलाइन संगोष्ठी का जो आयोजन किया जा रहा है वह निश्चित ही काबिले तारीफ है। मैं संतोष जलतारे, छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज, दुर्ग परिक्षेत्र गंजपारा दुर्ग का निवासी हूँ। अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले मैं हमारे एडमिन महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरा जो उद्बोधन रहेगा कम से कम 18 से 19 मिनट का रहेगा, तो कृपया मुझे पहले से ही क्षमा कर दें। मैं 19 मिनट लूंगा आप लोग का उद्बोधन करने के लिए। और आप सभी को सादर नमन वंदन करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मैं जो संदेश देना चाहता हूँ वो सही तरीके से दे सकूँ, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। एक बार पुनः आप सभी वरिष्ठजनों, मातृशक्तियों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज जो चर्चा का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। स्क्रीन दिख रहा है दीदी जी? स्क्रीन दिख रहा है क्या कुछ? जी, तो आज का जो चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह सिर्फ निषाद समाज के लिए नहीं परंतु सर्व समाज के लिए है, जिसका चर्चा का विषय है मृत्यु भोज पर ऑनलाइन संगोष्ठी छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के द्वारा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मृत्यु भोज एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे को शायद पता भी ना हो, जो नए बच्चे हैं या बहुत सारे बुजुर्गों को भी पता ना हो कि मृत्यु भोज होता क्या है। तो मृत्यु भोज होता क्या है? जब किसी भी परिवार में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है या किसी व्यक्ति विशेष का देहांत हो जाता है, तो वहां पर जो शोकाकुल परिवार है उनके परिवारजनों को मेरा निवेदन है, बाकी लोग ना म्यूट कर लेंगे। मैं बाकी सभी सम्माननीय आदरणीय मातृशक्तियों और श्रोतागणों से निवेदन करूंगा कि अपने आप को म्यूट कर लें, जिससे मैं जो संदेश देना चाह रहा हूं वो आप तक सही सही पहुंच सके और जिसपे आयोजन समिति कुछ निष्कर्ष निकाल सके। अभी भी किसी की आवाज आ रही है घर घर करके? किसी की आवाज आ रही है घर घर करके तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली बाकी लोग म्यूट कर लेंगे तो आवाज ठीक ठाक आएगा। अभी किसी की आवाज आ रही है, किसी घर में टीवी चल रहा है, कोई बात कर रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। तो किसी के यहाँ टीवी चल रहा है, उसकी भी आवाज आ रही है। तो प्लीज मेरा निवेदन है, आदरणीय एडमिन महोदय जी, म्यूट कर दीजिए आप अपने इनसे सबको। आदरणीय जी 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 आदरणीय एडमिन महोदय जी से निवेदन है, बाकी लोग को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, जिससे हम जो बोलना चाह रहे हैं या संदेश देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे ठीक से। किस जी 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 अभी आवाज है जी, अभी मेरी आवाज आ रही है दीदी जी? तो मृत्यु भोज का अर्थ तो ये हो गया कि जब हमारे परिवार में कोई आत्मा शरीर छोड़ता है या किसी के घर में किसी का देहांत होता है, तो उनके शोकाकुल परिवार के सदस्यों को भोज कराया जाता है, जिसको हम मृत्यु भोज का नाम देते हैं। लेकिन हमें जानना होगा कि मृत्यु भोज का इतिहास क्या है, मृत्यु भोज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हम सबको पहले जानना पड़ेगा कि मृत्यु भोज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका इतिहास क्या है। तो मैं मृत्यु भोज का जो बारे में बताना चाहता हूँ, हमारे जो मानव जीवन में
कुल फिर से किसी ने ऑन कर लिया है भैया, निवेदन है, बार-बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, म्यूट कर लीजिएगा। तो हमारे जो मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं, है ना? जैसे पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार। तो जो अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में एक विधि है जिसको हम बोलते हैं तेरवी, जो कि किसी व्यक्ति के देहांत के 13वां दिन के बाद वो विधि होता है। उस विधि में क्या होता है कि 13वीं दिन पंडित आता है, पूजा पाठ करता है और उस पंडित को जो शोकाकुल परिवार है अन्नदान करता है। अन्नदान हो सकता है वो फल फूल हो। मैं निवेदन कर रहा हूं भाई, जिनका भी है वो म्यूट कर लो यार, प्लीज प्लीज म्यूट कर लेंगे। गीता नाम से कोई है वो म्यूट कर लेंगे, क्योंकि नाम लेके बोलना अच्छा नहीं लगता है ना भाई। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। तो होता क्या है, जब ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, पिंडदान का विधि करता है, तो शोकाकुल परिवार उस पंडित को कुछ अन्नदान करता है। अन्नदान हो सकता है उस जमाने में चावल हो सकता है, फल फूल हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं तेरवी संस्कार, मतलब तेरवी विधि। अंत्येष्टि संस्कार का एक विधि है तेरवी विधि। तो ये जो अन्नदान है, इसी को उस समय हम बोले जाते थे तेरवी तेरवी संस्कार, तेरवी विधि। तो उस समय क्या हुआ, जब 13वीं संस्कार चलता था तो तथाकथित लोग उस समय के, उस जमाने में, हो सकता है मेरे दादा परदादा या और जमाने के लोग, उस 13वीं संस्कार का धीरे धीरे नाम का परिवर्तन किए और मृत्यु भोज नाम दे दिए उस 13वीं संस्कार का। तो मृत्यु भोज नाम का कोई शब्द नहीं है हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि मृत्यु भोज करके शब्द है करके। ये शब्द हम जैसे लोगों की उत्पत्ति है, जो 13वीं संस्कार को उचित उपयोग न करते हुए या उसका लाभ देने के लिए या लाभ लेने के लिए या अपने समाज में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए 13वीं जो विधि है उसको हमने मृत्यु भोज नाम दिया। तो यहाँ पे मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, कहीं शास्त्रों में भी उल्लेख नहीं है कि मृत्यु भोज क्या है। उसको हम बोलते हैं 13वीं संस्कार, 13वीं विधि। इसी तरह से ये हो गया अंत्येष्टि संस्कार। उसके बाद होता है हमारे, जो मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, गरुड़ पुराण तो मैं पढ़ा नहीं हूं लेकिन सुना है। गरुड़ पुराण में एक जगह वाक्य उल्लेख होता है कि यदि जो 13वीं संस्कार के लिए जो अन्नदान करते हैं, जिसको हम आजकल मृत्यु भोज बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में 13वीं है। जब अन्नदान करते हैं तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, कोई भी शोकाकुल परिवार कर्जा लेकर या अपना संपत्ति को बेचकर अन्नदान करता है तो वह एक पाप का भागी कहलाता है। और जो कर्जा देता है कि शोकाकुल परिवार को अन्नदान करने के लिए, वो भी पाप का भागी कहलाता है। हमको लगता है कि हम लोग अन्नदान करके या मृत्यु भोज करा के खाना खिला के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या हमारे जो मृत आत्मा हैं उनके लिए पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में विशेष रूप से उल्लेख है कि जब हम कर्जा लेकर या संपत्ति बेचकर या मृत्यु भोज का नाम देकर हम जब लोगों को भोज खिलाते हैं, तो जो मृत आत्मा है उसको मोक्ष नहीं मिलता, या मोक्ष मिलता है तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तकलीफें आती हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं, जिनका आत्मा स्वर्ग शरीर छोड़ के जा चुका होता है, उनको हम जाने अनजाने मोक्ष के जो जाने का आसान रास्ता है उससे हम दूर रोकते हैं, और हम स्वयं अपने जीवन को अंधकार में लेके जाते हैं। ऐसा शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, जिसका मैंने यहां पर लिखा हुआ है। विज्ञान और अध्यात्म इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्यु भोज नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इसको मैं 3 उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि विज्ञान और अध्यात्म कैसे इन तीनों चीजों का पुष्टि करता है। आप लोग देखे होंगे कि ये महसूस किए होंगे आज के युग में, जब जानवर जो होते हैं, जानवर जब झुंड में रहते हैं, उस जानवर का कोई एकाध साथी जब किसी कारण से बिछड़ जाता है या उसका निधन हो जाता है, तो जानवर लोग क्या करते हैं, उस दिन ना जाने अनजाने भोजन नहीं करते हैं। चाहे वो जानवर कुछ भी खाता हो, वो भोजन नहीं करते। ये आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव किए होंगे। तो हम लोग तो एक
ईश्वर की अनमोल धरोहर है, मनुष्य हैं, तो हम लोग कैसे, जब हमारे परिवार में देहांत होता है तो कैसे मृत्यु भोज कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। तो ये अध्यात्म ये बोलता है, या विज्ञान ये उसको प्रूव करता है, जब किसी का निधन होता है तो हमें किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है जो कि प्रमाणित है। मान लीजिए हमारे घर में एक बकरा लेके आया या मुर्गी लेके आए, एक बकरा लेके आया, मुर्गी लेके आया, एक पार्टी करना है घर पे। लेकिन हम बकरे को विचारों से क्या मैसेज दे रहे हैं कि आज से 5 दिन के बाद तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरे को मार के हम लोग खाएंगे, ये निश्चित है। हम बकरे को ये मैसेज दे रहे हैं। अब हम सब मंथन करते हैं, यदि हम किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को अनिष्ट करते हैं, विचारों से भी करते हैं, तो वो व्यक्ति या वो पशु हमारे लिए क्या अच्छे विचार रखेगा? जी नहीं। जब हम किसी को मारने वाले हैं तो वो तो सीधा बोलेगा ना, ये तो मेरे को 5 दिन के बाद मारने वाला है, भले अभी मेरे को लड्डू पूरी घास खिला रहा है, तो मैं इसके लिए गंदा विचार ही डालूं, उसको श्राप दूं। तो इस तरह से जब हम जानवर के साथ कर सकते हैं तो इंसानों की तो बात ही क्या है। जब कोई शोक का कोई परिवार है तो वहां पर भी हमें सकारात्मक संदेश देना है। इसी प्रकार आप देखे होंगे कि हर घर में माँ अन्नपूर्णा के रूप में कभी माँ होती है, कभी भाभी होती है, कभी बहन होती है, कभी दीदी होती है। जब वो खाना बनाती है घर में तो उसमें हल्दी, मिर्च, मसाला वो सब डालती है ताकि उसका अच्छे से स्वाद आए। साथ ही साथ वो जो अन्नपूर्णा होती है घर की, वो अपने साथ में एक स्नेह, प्यार और आशीर्वाद का भी मसाला उस खाने में डालती है। जिस खाने को हम ग्रहण करके हमारे बच्चे, हम स्वयं, हमारा जो शरीर है स्वस्थ होता है, हमारे सोचने की तरीका स्वस्थ होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं जब हमारे घर में, तो थोड़ा मंथन का विषय यहाँ पर, कि हम कैसे बोल सकते हैं जिस घर में किसी का शोक हुआ है, क्या वो हंसते हंसते खाना बनाएगा? क्या वो आशीर्वाद देते हुए खाना बनाएगा? क्या वो सोचेगा कि मेरे घर में सब लोग खुश हैं उस समय में? ऐसे खाना को खाकर क्या हम अपने परिवार को सुख रख पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को खुश रख पाएंगे? तो ये एक विज्ञान ने इसको प्रूव किया हुआ है। अगर ऐसी परिस्थिति में हम भोजन करते हैं, वो बिल्कुल भी हमारे समाज के हित में नहीं है या उस व्यक्ति के हित में नहीं है। इसी प्रकार महाभारत में एक प्रसंग याद दिलाता हूं मैं आपको, जो कि महाभारत सभी जानते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक प्रयास करते हैं कि युद्ध टल जाए, और शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। तो जब हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन वहां पे प्रस्ताव रखता है कि भाई वासुदेव जी खाना खा लीजिए हमारे यहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो खाना या वो भोजन या उस व्यक्ति के घर में भोजन कभी नहीं करना चाहिए जब दो लोगों का जो हृदय में प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, दोनों के लिए आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तो ऐसे घर में भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हैं भगवान जी, वो दुर्योधन का प्रस्ताव को ठुकराते हैं और विदुर जी के यहाँ खाना खाने जाते हैं। ये शास्त्रों में पूरा उल्लेख है। अब जब महाभारत पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। उसी का मैंने एक लाइन लिया हुआ है यहाँ पर। ये तो हो गया। अब निष्कर्ष आता है, ये तो इतिहास की बातें हो गई, ग्रंथों की बातें हो गई। तो इन ग्रंथों को और इतिहास को ध्यान में रखते हुए मेरा जो 100% मत है कि मृत्यु भोज नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर ऐसा कोई शब्द है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा कोई शब्द है तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। आजकल मृत्यु भोज को हम नाम दे रहे हैं शांति भोज, वो एक तरह से मृत्यु भोज ही है, तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंध हो, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। मृत्यु भोज या शांति भोज पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो मेरा भी सहमति है, विचार है, मैं मृत्यु भोज के सख्त खिलाफ हूं। हमारे प्रदेश संगठन जिसका पंजीयन क्रमांक 10579 है, उसके नियमावली खंड क्रमांक 1 के 4, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे समाज का जो नियमावली है उसके नियमावली क्रमांक खंड क्रमांक 1 के 4 में स्पष्ट उल्लेख है, मृत्यु भोज लिखा हुआ है। लेकिन उसमें विस्तार से नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि शोकाकुल परिवार स्वेच्छा से खिलाने के लिए स्वतंत्र हैं। बस इतना सा लिखा है। और साथ में एक लाइन और लिखा है कि भाई किसी पर आर्थिक बोझ नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा सा मैसेज दिया गया है, उस समय के वरिष्ठ जनों के द्वारा एक अच्छा सा प्रयास किया गया था, जो कि उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन नियमों को मैं सम्मान करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता है, जो मैंने आपको अभी इतिहास के आंकड़े बताए हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा
हमारे भारत देश में एक राज्य ऐसा है, राजस्थान, जहां पर विशेष रूप से मृत्यु भोज निषेध विनियम का एक कानून बना है। राजस्थान में मृत्यु भोज निषेध विनियम का कानून बना है। 3 फरवरी 1960 में राष्ट्रपति महोदय ने उसको प्रमाणित किया हुआ है। इसके धारा 8 है, 1 से लेकर 8 तक है। उसमें से मैं सिर्फ 2 धारा का उल्लेख करूंगा, और जैसे आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। 2 धारा का उल्लेख करता हूं। मृत्यु भोज में खाना खिलाने वाला और खाने वाला दोनों कानून के रूप में दंड के भागी हैं 1 साल के लिए। साथ ही साथ 1000 रुपए का जुर्माना है। 1 साल के लिए जुर्माना, एक दंड है, और 1000 रुपए का जुर्माना है दोनों के लिए, जो खिलाता है उसको भी और जो वहां जाके पानी भी पीता है उसको भी। इसमें एक और नियम है, एक धारा और है। यदि इसकी जानकारी किसी जो पद में है, चाहे सरपंच हो, पटवारी हो, पार्षद हो, या विधायक हो, या सांसद हो, अगर उसके संज्ञान में यह बात है कि अमुक घर में मृत्यु भोज कराया जा रहा है, तो उसको पूरा अधिकार है उसको रोकवाने का, उसमें स्टे लगाने का। और मान लीजिए वो स्टे नहीं लगाता है, रुकवाता नहीं है, तो उस सरपंच को भी या उस पदाधिकारी को भी 1 साल का कारावास है। तो ये जब राजस्थान में है, तो हम छत्तीसगढ़ में भी, हम ही वहां भी 2 प्रकार के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी 2 प्रकार के लोग इंसान रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे नियम के लिए हमें शीर्ष जो नेतृत्व करते हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं या कानूनी सलाहकार हैं, उनकी एक टीम बनकर छत्तीसगढ़ शासन से पत्र व्यवहार किया जा सकता है एक कानून बनाने के लिए। जी, इसी प्रकार हम आते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने भी एक प्रयास किया है कि आज आज मैं कोका भिलाई में मेरे कजिन को मैंने भेजा था। कोका भिलाई हमारा जो प्रदेश संगठन में कार्यालय है, मैंने आज प्रदेश संगठन को एक पत्र व्यवहार किया है इसी संबंध में। उसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। प्रदेश संगठन को एक नियमावली में संशोधन के लिए पत्र व्यवहार किया है, वो ये इस तरह से एक कॉपी है। इसके बारे में मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा। एक पत्र व्यवहार आज हम गए थे, मेरा एक मित्र है वो गया हुआ है कोका में आवेदन देने के लिए प्रदेश संगठन को। इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगा। इसके दूरगामी परिणाम या भविष्य में सुखद परिणाम क्या हो सकते हैं यदि हम इसको बंद करते हैं, मृत्यु को टोटली बंद करते हैं, तो क्या हो सकता है इसका भविष्य में परिणाम, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो सकता है। एक तो सामाजिक कुरीतियों का अंत हो जाएगा, जो हमारे लिए सुखद है। दूसरी बात यह कि हमारे समाज में किसी के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, जिससे वो आर्थिक जो बोझ पड़ता है वो अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। हमारे परिवार में ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उच्च संपन्न परिवार नहीं है समाज में, तो उस तरह से उनका आर्थिक सहायता के लिए हम मदद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो कर्ज लेता है, अपने संपत्ति बेचता है, तो मानसिक रूप से प्रताड़ित रहता है कि यार मैं कर्जा ले लिया हूँ, पटाना है। तो जब ये बंद हो जाएगा तो उसका मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएगा, भाई मेरे को खाना ही नहीं खिलाना है तो टेंशन ही नहीं है। तो एक तरह से जब मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ है, तो शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ है तो घर स्वस्थ, और घर स्वस्थ है तो परिवार और समाज स्वस्थ, देश स्वस्थ रहता है। ऐसा करके हम स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को एक पुण्य के भागीदार के रूप में सहयोग करने के लिए एक प्रयास करते हैं, और एक तरह से नए युग का निर्माण होगा। ये तो हो गई बातें अब तक की मृत्यु बोझ क्या है, इतिहास में क्या लिखा है, कानून में क्या है। अब यहां से शुरू होता है मेन पॉइंट। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, एक आदमी जो है मंथन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है अपने आप से, भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा। लेकिन आज से वो समय शुरू होता है, अभी से वो समय शुरू होता है कि हमको भविष्य में क्या करना है। क्या मैं प्रदेश संगठन का वेट करूं जब नियम बनेगा उसके बाद मैं काम करूं? मतलब कहने का मतलब यह है, जब मेरे बच्चे को भूख लगेगा तभी मैं खाना बनाऊंगा क्या? तो माता कभी ऐसा नहीं करती। माता क्या करती है, पहले से खाना बना के रखती है अपने घर में, अपने प्रियजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि जब मेरे बेटे को भूख लगेगा तो मैं तुरंत उसको खाना परोसूं। तो हमको भी यहाँ पे मंथन करना है कि भाई जब नियमावली बनेगा तब बनेगा, लेकिन हम नियमावली बनने के इंतजार में हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम एक कल्याणकारी काम करने जा रहे हैं। तो यहां से मंथन शुरू होता है। अब हमको अभी से काम करना है कि अब क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, जो हमारे बस में है अभी। जब नियमावली बनेगा तो बनेगा, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं वो ये है, जब भी श्रद्धांजलि सभा हो, शोकाकुल परिवार के घर हम जाते हैं, तो वहां पर हमें स्वयं भोजन नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है, पिछली स्लाइड में मैं उल्लेख कर चुका हूं। हमारे परिवार के सदस्यों को भी प्रेरित करना है कि आप भी वहां पर भोजन न करें। अब सवाल आएगा कि भाई भोजन नहीं करें तो क्या भूखे मर जाएं? तो इसका समाधान ये है, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत त्योहार हैं, जैसे नवरात्रि है, कमच्छठ है, कृष्ण जन्माष्टमी है। ऐसे पर्वों में हम 9-9 दिन, 10-10 दिन उपवास रह सकते हैं। तो क्या शोकाकुल परिवार के दिन घर जाने के समय एक दिन हम उपवास नहीं रह सकते? बिल्कुल रहा जा सकता है एक दिन का उपवास। और मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति में उपवास नहीं रहा जा रहा है, तो हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से स्थानीय जो भोजनालय होगा या होटल होगा, वहां जाके स्वल्पाहार ले लें, या अपने बैग में, अपने पॉकेट में कुछ फल फ्रूट रख लें और खा लें। ऐसा करने से एक फायदा क्या होगा वो मैं बता चुका हूं पिछले, कि हमको मृत्यु भोज में खाना नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान होता है। प्रत्येक संत, जब भी हम अंतिम यात्रा में जाते हैं या श्रद्धांजलि सभा आयोजन होता है, तो वहां पर भी हमें लोगों को अपने उद्बोधन में बोलना है कि भैया कि मृत्यु भोज नहीं करें, सबको बोलना है। समाज के प्रत्येक आयोजन, चाहे वो गुहा जयंती हो, चाहे वो युवक युवती परिचय सम्मेलन हो, चाहे वो समाज का बैठक हो किसी भी स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, जिला स्तर पे बैठक हो, क्षेत्रीय स्तर पे समाज या पंचायत स्तर पे बैठक हो, उसमें हम सबका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि उसको नियमित हम बोलें कि भाई मृत्यु भोज नहीं करना है, नहीं करना है, सामाजिक नियमावली में संशोधन करना है। तो मुझे लगता है ये सारे जो बिंदु है, उसके लिए हम सबको सामाजिक नियमावली का इंतजार नहीं करना है, इसके लिए कुछ पैसा नहीं लगना है, सिर्फ हमें प्रयास करना है, और इस प्रयास के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे आशा है कि आप लोग प्रयास करेंगे सभी के सभी। अब आता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जगहों पे गया हूं, कभी कभी शोकाकुल परिवार में भी गया हूं। तो वहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग बिना सामाजिक नियमावली का इंतजार किए कुछ ऐसे अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। दुर्ग जिला का हमारा एक परिक्षेत्र है, चूंकि मैं दुर्ग जिला से हूं, दुर्ग शहर में रहता हूं, इसलिए मैं दुर्ग जिला का एक उदाहरण ले रहा हूं। दुर्ग जिला में हमारा एक परिक्षेत्र है, अंजोरा परिक्षेत्र। वहां का एक गांव है सिलोदा। उस गांव में मैं जब भी गया हूं ऐसे ऐसे समय में, तो अंतिम यात्रा के दिन वो क्या करते हैं, एक बक्सा बना लेते हैं, या उन समाज के बाद, स्थानीय समाज के बाद एक बक्सा बना हुआ है, वो बक्से को वहां पर रख देते हैं गेट पे, और स्पष्ट बोलते हैं कि भैया यहाँ पर पीताम्बरी बिल्कुल चढ़ाना मना है, उसके बदले आप उस बक्से में या आरती में जो भी सहयोग राशि डालना है अपनी स्वेच्छा से डाल दो। ये प्रथा लागू है आज भी दुर्ग परिक्षेत्र के, अंजोरा परिक्षेत्र में, एक सिलोदा गांव में। वैसे ही मैं बस्तर संभाग के एक जिले में गया था, तो मैं वहां पर देखा, जिसके यहाँ देहांत हो गया था। हमारे समाज में पजनिया के बाद एक और होता है, पार होता है। तो वहां जब मैं गया था बस्तर संभाग में, जो मैं बस्तर संभाग को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि ऐसे क्षेत्र में आज भी ऐसे काम कर रहे हैं जो हम सबके लिए अनुकरणीय है। जब मैं वहां गया तो देखा, जो उनके पार हैं, किसी का देहांत, मान लीजिए उस गांव में 10 लोग निषाद समाज के हैं, 10 में से एक के घर में देहांत हो गया किसी का, तो बाकी 9 लोग क्या करते हैं, कोई गैस की व्यवस्था करता है, कोई लकड़ी की व्यवस्था करता है, कोई अनाज की व्यवस्था करता है, कोई सब्जी की व्यवस्था करते हैं, और पूरे भोजन की व्यवस्था वो बाकी 9 लोग करते हैं, जिनके यहाँ देहांत हुआ है वो लोग नहीं करते। तो ये समाज के नियम का वेट नहीं किए, उन्होंने, उनके अंदर एक जुनून था कि कुछ परिवर्तन करना है, तो वो वहां पे कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो परिवर्तन का जो संकेत है, इसको हम सब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अपने अपने गांव क्षेत्र में पहल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में कई बार मेरे सामाजिक बंधुओं से भी चर्चा हुआ है। महासमुंद जिला के पिथौरा एक गांव है, शहर है, वहां पर भी स्थानीय समाज, इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया हूं, लेकिन वहां पर भी वहां के स्थानीय समाज के द्वारा भी अनुकरणीय प्रयास किया गया है, जो आप लोग समय समय पे व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में या महासमुंद के पिथौरा के जो भाई बंधु हैं वो अच्छे से जानते हैं, वो भी अनुकरणीय प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक ज्वाला जल रही है कि कुछ परिवर्तन तो होना है, और ये परिवर्तन पक्का होगा एक दिन। अब ये तो हो गया, बहुत बड़ी बातें कर ली है हमने कि भाई ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैंने अभी तक क्या किया। हम यहाँ पे आते हैं, उद्बोधन देख के चले जाते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नियम बनना चाहिए, लेकिन
एज ए सामाजिक प्राणी मैंने क्या किया है इस विषय में आज तक, वो थोड़ा-सा मार्गदर्शन देना चाह रहा हूँ। और वो बताने का मकसद ये है कि आप सभी ऐसे प्रयास कर सकते हैं, सामाजिक नियम जब बनेगा तब बनेगा, उससे पहले भी प्रयास किया जा सकता है। तो मैंने जो प्रयास किया है उसके कुछ बिंदु। 10 नवंबर 2019 को मैं किसी सामाजिक पद में नहीं हूँ, अपने दुर्ग जिला में भी नहीं हूँ, ना ही कोई परिक्षेत्र में पद में नहीं हूँ। फिर भी फिर भी मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, जब मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति बिना पद में रहे, बिना पद प्रतिष्ठा के ये आयोजन कर सकता है, तो हम में से वो हर व्यक्ति कर सकता है जो समाज में एक परिवर्तन चाहता है, जो समाज में संतोषजनक परिवर्तन चाहता है। 10 नवंबर 2019 को हमने एक प्रयास किया कि दुर्ग जिला परिक्षेत्र के दुर्ग पर जो विधानसभा परिक्षेत्र है उसका एक बैठक बुलाया है, और उस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि भाई पीताम्बरी देना बंद करना है, मृत्यु भोज बंद करना है। इसी प्रकार वर्ष 2020 जनवरी 2020 के आसपास की घटना है ना। मैं वस्तु, नाम और स्थान का परिवर्तन कर रहा हूं। यहां पर मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं नाम का परिवर्तन कर रहा हूं। हमारे समाज के एक जिला में एक गरीब परिवार ने, उसके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसकी तनख्वाह थी 3,000 रुपये महीना। तो उसके वहां के समाज के लोग क्या बोले उसको, आपके पिताजी का देहांत हो गया है, आपको तो खाना खिलाना ही पड़ेगा पूरे पार को, पूरे समाज को। वो भाई 3,000 रुपये तनख्वाह कमाता था, बीवी बच्चे हैं, खाना खिलाए कि क्या करे। तो समाज के दबाव में आके उसने कर्ज लिया। कर्ज ऐसा लिया, तो कर्ज लेके तो खिला दिया, समाज वाले तो खुश हो गए, भाई हमको चलो लड्डू पूड़ी बड़ा खाने मिल गया करके। लेकिन जो भाई कर्ज लिया था, जहां से देनदार लोग, जो कर्ज लिए थे, वो लोग उसको प्रताड़ित करने लगे, भैया मोटा मोटा ब्याज है, इसको पटाओ करके। वो भाई अब परिवार चलाया कि कर्ज का पटाए, वो मानसिक प्रताड़ना में आ गया। उसके साथ बहुत ही अमानवीय घटना घटी, वो पेपर में भी छपा था। तो ऐसे भाई के लिए मैं अपने साथ में कुछ भाई बंधुओं के साथ हम गए थे वहां पर, उस शहर में, और वहां पर थोड़ा सा आर्थिक सहयोग किए थे ताकि कुछ मलहम पट्टी तो कर सकें। साथ ही साथ वहां के स्थानीय समाज को इकट्ठित किए, जो 4-5 लोग इकट्ठा हो सके, और उनको एक जागरूकता संदेश दिए, भाई आज ये घटना इसके यहाँ घटी है, जो पैदा हुआ है उसको तो जानना जरूरी है एक दिन। आज इसके यहाँ घटी है, कल को मेरे घर की बारी है, तब भी क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। तो मित्रों, मैं उन लोगों को बताया कि भाई आज वो समय आ गया है परिवर्तन का, आज से मृत्यु बोझ बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो आज ये भाई पीड़ित में है, कल को पूरा समाज पीड़ित में घटना में घटेगा। जब भी मेरे दुर्ग में श्रद्धांजलि सभा होता है, अंतिम यात्रा होता है, तो मैं उसमें स्पेशली अपने उद्बोधन में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बोलता हूं कि भैया मृत्यु भोज बंद करना है। अभी 10 जून 2021, मतलब 4 दिन पहले की घटना है, यहां पर मैं तारीख मेंशन किया हूं, देखिएगा, वर्ष 10 जून 2021। मैं हूं अभी रायगढ़ से, मैं अभी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में हूं। रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है पुंजीपतरा, और मेरा जो घर है दुर्ग करीब करीब मैं 350 किलोमीटर दूर हूं। तो मेरे दुर्ग परिक्षेत्र का, मेरे दुर्ग में एक परिक्षेत्र है चिरपोटी परिक्षेत्र। ये एक सत्य घटना है, अभी 4 दिन पहले की। चिरपोटी परिक्षेत्र की एक घटना है। कोरोना काल में एक पिता का देहांत हो गया, उसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे, लड़कियां हैं छोटे छोटे। उसकी भी तनख्वाह 3-4 हजार रुपए तनख्वाह है। कोरोना काल में देहांत हो गया। कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ तो समाज के लोग बोले कि भैया आपको खाना खिलाना है। अब उसका पति का देहांत हो गया, उसके घर में आय का साधन नहीं है, वो खाना खिलाए तो क्या करे। जब मुझे इस घटना का जानकारी मिला तो मैं बहुत दुखी मन से कहना चाहता हूं, जब मुझे घटना की जानकारी मिला तो बिल्कुल अंतिम क्षणों में जानकारी मिला, फिर भी मैंने प्रयास किया कि वहां के जो सामाजिक भाई बंधु हैं या परिचय के लोग हैं, उनसे मैं निवेदन किया कि भैया मृत्यु भोज मत खिलाओ, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और कोई सामाजिक व्यक्ति अगर बोल रहे हैं तो मेरे को उसका नाम बताओ, नंबर दो, मैं बात करता हूँ। तो लेकिन मैं इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि आज वहां संदेश तो गया है, तो एक दिन वहां पे परिवर्तन जरूर आएगा। अब जब वहां परिवर्तन आएगा, एक गांव से शहर, और शहर से पूरा देश में ये परिवर्तन होगा। इसके लिए हम सब प्रयास कर सकते हैं। उसी जब मैंने बैठक किया था, उसी का ये उस समय हमने प्रेस विज्ञप्ति दिया था कि भाई हमारे समाज में पीताम्बरी या मृत्यु भोज नहीं करना है। ये उस समय की प्रेस विज्ञप्ति थी, वर्ष 2019 की। ये एक फोटो है, ये उसका विज्ञापन का है, जब हमने वहां पे उस समय प्रचार प्रसार किया था। ये वो फोटो है जब हमने उस भाई को सहयोग राशि दिया था, उसकी कुछ यादगार फोटो हैं जो आप लोग को साझा कर रहा हूं।
इसके अलावा मैं प्रदेश कार्यालय कोहका गया था। प्रदेश कार्यालय कोहका गया था। मृत्यु भोज के संदर्भ में मैं नहीं गया था, मेरे एक भाई को भेजा था देने के लिए। तो वहां पर आवेदन दे के ये भी हम आए हैं वहां पर प्रदेश संगठन में। तो उसकी एक कॉपी है। चूंकि मुझे व्हाट्सएप से मालूम पड़ रहा है कि आज की ऑनलाइन संगोष्ठी में हमारे वर्तमान प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी लगभग यहाँ पर हैं। श्री आनंद निषाद जी अध्यक्ष हैं, श्री बोधीराम निषाद जी महासचिव हैं, श्री दिलीप निषाद जी हैं, श्रीमती हेमंत निषाद जी हैं और सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मंच है मुझे अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का, कि मैंने एक प्रयास किया है। तो ये कॉपी मैंने अभी व्हाट्सएप में भी साझा कर दूंगा और प्रदेश संगठन में तो पहुंच जाएगा अभी कार्यालय में। तो उसकी एक कॉपी है, सामाजिक नियमावली खंड 1 का 4 में संशोधन हेतु। इसमें मैंने मुख्य रूप से 10 बिंदुओं पर फोकस किया है। वो 10 बिंदु कौन से हैं उसको हम देखते हैं। सामाजिक नियमावली खंड 1 का 4 में अंकित है मृत्यु भोज। मैं ये नहीं बोलता कि उस समय जो सामाजिक लोग किए होंगे गलत किए हैं, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जैसा किए थे उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन ये जो मृत्यु भोज शब्द है यहां पर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं, क्योंकि भाई मृत्यु भोज का शब्द की उत्पत्ति तो हम लोगों की उपज है ना, शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। तो प्रदेश संगठन का जब भी कानून बने या नियम बने तो मृत्यु भोज की जगह में उसको लिखा जाए अंत्येष्टि संस्कार। क्योंकि ये कहावत है। आज मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, जैसे हम सब लोग आज से 20 साल तक महात्मा गांधी का फोटो को बैन कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल, माफ करना लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, महात्मा गांधी के फोटो को प्रतिबंधित कर दिया जाए आने वाले 50 साल तक। तो 50 साल के बाद जो मेरा बच्चा रहेगा, जो आने वाली पीढ़ी रहेगी, वो महात्मा गांधी को जानेगी क्या? नहीं जानेगी। क्योंकि हम फोटो से कहीं पर फोटो दिखाते हैं, कहीं पर लिखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये महात्मा गांधी है। तो उसी तरह से अगर मैं मृत्यु भोज लिखूंगा तो लोगों के मन में संदेह जाएगा भी मृत्यु भोज मतलब खाना खिलाना है। तो इसको हमको चेंज करना है, मृत्यु भोज नहीं करना है। उसकी जगह हम लिखें अंत्येष्टि संस्कार। नियमावली में संशोधन किया जाए, अंत्येष्टि संस्कार। साथ ही साथ उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाए मृत्यु भोज समाज में पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका नियम नंबर 3, शोकाकुल परिवार को कोई भी सामाजिक व्यक्ति उकसाता है या मजबूर करता है ना, कि आपको मृत्यु भोज कराना ही है, तो उसको दोषी मानकर, समाज का दोषी मानकर उस पर उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाए। शोकाकुल परिवार के सदस्यों को स्थानीय जो पार होता है, पार जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे मेरे दुर्ग में गंजपारा में हमारा पार है, करीब 8-9 लोग का पार है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का देहांत होता है तो 8 पार लोग खाना देते हैं सुबह और शाम जाकर। तो इस तरह से हम नियमावली में संशोधन कर सकते हैं। और जब हम शोक संदेश छपवाते हैं, अमूमन सभी छपवाते हैं शोक संदेश, तो उसमें कहीं पर भी इंकित न करें कि शांति भोज होगा, शांति भोज की व्यवस्था है या प्रीति भोज की व्यवस्था है या मृत्यु भोज की व्यवस्था है। उसमें स्पष्ट उल्लेख करें कि 13वीं के कार्यक्रम में मृत्यु भोज नहीं होगा। ऐसा हमें लिखना है अपने शोक संदेश में, मृत्यु भोज नहीं होगा। नियम नंबर 7वां, किसी भी सामाजिक पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश हो, जिला हो, क्षेत्रीय हो, चाहे कोई और कोई पदाधिकारी हो, चाहे वो वर्तमान का पदाधिकारी हो, चाहे पूर्व का पदाधिकारी हो, उसके परिवार में अगर ऐसी घटना घटती है कि वो मृत्यु भोज के नाम पे भोजन करा रहे हैं, लड्डू पेड़ा खिला रहे हैं, तो उसको समाज का दोषी मानकर उस पर उचित कार्रवाई किया जाए और अर्थदंड दिया जाए। क्यों? यहां पर मैंने विशेषकर पदाधिकारियों का इसलिए लिखा है कि जब पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके मन से ना भय हटेगा, वो निर्भीक होकर बोल सकेगा भैया मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। तो ऐसे कड़े नियम हमारे पदाधिकारियों के साथ भी होना चाहिए। पीताम्बरी के स्थान पर स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए, नियमावली में उल्लेख हो। पति के निधन के पश्चात पत्नी के श्रृंगार उतारने का कार्य समाज की विधवा मातृ शक्ति के द्वारा हो, ये उल्लेख हो। मृत्यु भोज निषेध अधिनियम नियम हेतु कानून बनाने का छत्तीसगढ़ सरकार को आवेदन या पत्र व्यवहार किया जाए, वर्तमान शीर्ष पदाधिकारियों के द्वारा या फिर कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर। तो मैं इतना कहकर जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। मुश्किलें नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक और पंक्ति बोलना चाहूंगा, जब सपना हमारा है कि मृत्यु भोज बंद हो, जब सपना हमारा है मृत्यु भोज बंद हो, ये एक सामाजिक प्रथा बंद हो,
भाग गया और दूसरों को दोष क्यों देना? हम समाज के पदाधिकारियों को दोष क्यों दें? सामाजिक नियमावली को दोष क्यों दें? तो भाग गया और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय रायपुर जिला महिला समिति का हृदय से पुनः आभार नमन वंदन करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का बहुमूल्य समय दिया और समय के लिए मैं पुनः माफी चाहता हूं। जी धन्यवाद।